ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले और हमने शुरू करी थी फिगर इट आउट, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। और हम थे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 है ना ये? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी अभी गिरता क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स में लिखना है 3 डिफरेंट वेज में, एक वे में लिखकर बंद मत कर देना कॉपी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये हमने क्वेश्चन पहले भी क्लास के ड्यूरेशन में कर रखा है, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं आता तो फिर से क्लास देख लेना और यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूंगी। ठीक है, और 64 की पावर क्यूब है और हमें इसको लिखना प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑफ 2 और मोर पावर्स, या तो 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख दो या तो 3 नंबर के प्रोडक्ट में लिख दो, और हमें ऐसे 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज में लिखना है। ठीक है, अब 64 का क्यूब है, अब 64 का क्यूब है, ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, जैसे हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करते थे कि अगर मैंने कोई भी ए लिया और उसकी 1 के पावर m कर दी, 1 के पावर n कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने am इंटू an को a की पावर m प्लस n लिखा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 64 की पावर क्यूब और अब हमें इसके फॉर्म में लिखना है, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब इस केस में हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है और हमें ये वाली चीज निकालनी है कि मेरे को प्रोडक्ट और 2 और मोर पावर्स लिखना है। तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि जो 3 है यहाँ पे 60 a की जगह 64 है, m प्लस n की जगह 3 है, तो मुझे एक्चुअली में ये निकालना है कि 3 को मैं किस के सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं ये निकाल लूंगी कि 3 को किस के सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ तो मैं इजीली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 फर्स्ट फॉर्म, 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को 3 डिफरेंट वेज चाहिए। अब बोलोगे मैम अब क्या लिखूं मैं, मतलब और कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 को सम के फॉर्म में? तो मुझे बताओ, सम क्या, इसको नहीं कहूंगी मैं 5 प्लस -2, क्या मैं इसको सम नहीं कहूंगी? 5 और -2 का सम ही तो हो रहा है, 5 और -2 के बीच में प्लस का साइन ही तो है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं मतलब माइनस के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। मैं 5 - 2 = 3 होता है, ये सबको पता है। तो मेरे को इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 प्लस -2, क्योंकि जब ये प्लस का ब्रैकेट खुलेगा तो एक्चुअली में 5 - 2 का काम ही करेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 3 डिफरेंट वेज में लिख दिया। अब इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखूंगी? सेम चीज, जैसे यहाँ पे m प्लस n था, अब मैं a की पावर m लिखा, इंटू करा, a की पावर n करा, तो इसका मतलब जिस नंबर्स के आपने सम के फॉर्म में लिखा है उसको ही 64 की पावर में हमें रखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस था 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मैं करूंगी 64, यहाँ पे 3 था ना, 64 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर 1। अब देखो इसको सॉल्व भी करोगे तब भी हमें पता है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 64 की पावर 3 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड केस था 1 प्लस 2, तो मैंने लिखा 64 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर 2, तो हाँ 1 प्लस 2 3 आ रहा है। थर्ड केस मैंने निकाल दिया था 64 की पावर 5, ठीक है, और प्लस था मेरा 64 की पावर में -2, यहाँ पे प्लस -2 हो रहा है, तो हम यहाँ पे पावर भी -2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 64 की पावर 2 लिख दिया तो इसका मतलब वो 64 की पावर 7 बन जाएगा, तो ये 5 प्लस 2 करूंगी, यहाँ पे मुझे माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, तभी जाकर वो 5 - 2 3 बनेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, डस्टर का आ गया। तो ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स करने हैं। चलो, अब 192 की पावर 8 है, तो इसका मतलब मुझे 8 को लिखना है सम ऑफ नंबर्स के तरह और 3 डिफरेंट वेज में। ठीक है, तो मैं 8 तो बड़ा नंबर है, कुछ भी लिख दो। मैं 8 को 2 प्लस 6 लिख सकती हूँ, मैं 8 को 3 प्लस 5 लिख सकती हूँ, मैं 8 को 6 प्लस 6 तो लिख लिया मैंने, 7 प्लस 1 लिख सकती हूँ, मैं 8 को 9 प्लस -1 लिख सकती हूँ। हाँ, तो मैं कितने भी फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो कुछ भी एनी 3 चूज करो। सपोज मैंने ये चूज करा, मैंने ये चूज करा और मैंने ये चूज करा, मैंने ये 3 वेज चूज करे और मैं सिर्फ लिख दूं अब उसको कि 192 की पावर 2 प्लस 6 था ना, इंटू 192 की पावर 6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगे तो 2 प्लस 6 8 बन जाएगा, वही चाहिए था मुझे।
सेकंड केस मैंने क्या चूज करा, 7 + 1, तो 192 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 192 की पावर 1, ठीक है। थर्ड केस क्या चूज करा मैंने, 9 + -1, तो 192 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 192 की पावर -1, 9 - 1 8 हो जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। अब 32 की पावर -5 है, तो मुझे -5 को सम के फॉर्म में लिखना है। अब तुम बोलोगे मैम -5 को मैं कैसे लिखूं, -5 को अगर मैं 4 + 1 लिखूं तो 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, मेरे को तो -5 चाहिए। तो क्या मुझे बताओ, मेरे को 4 + 1 5 होता है, इतना तो समझ आता है, इतना तो सब लिख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे -5 चाहिए तो क्या मैं इन दोनों के आगे माइनस लगा सकती हूँ, ब्रैकेट में इन दोनों को लाऊंगी, हाँ तुम दोनों इकट्ठे आओ मेरे पास, 5 हो ना तुम, और पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा दूंगी माइनस। तो जब ये माइनस खुलेगा तो एक्चुअली -4 - 1 नहीं बन जाएगा, है ना, माइनस इसके साथ भी जाएगा और माइनस इसके साथ भी जाएगा, सबको ब्रैकेट खोलना तो आता ही है, -4 - 1, ठीक है, दैट विल गिव मी -5। तो अब क्या मैं इसको सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ, मेरे को सम के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब मुझे बस कुछ नहीं करना, मेरे को -4 और -1 इन दोनों का सम करना है, तो बीच में लगा दूंगी प्लस, और इनको दोनों को अपने अपने घर दे दूंगी, क्योंकि जब ये प्लस का साइन खुलेगा ब्रैकेट में तो -4 - 1 ही आएगा और -5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं -5 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है -5 को लिखने में, अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम 8 - 3 लिख दो, ठीक है। 8 - 3 क्या होता है, 5 होता है, मेरे को क्या चाहिए -5, तो अगर मैं इसको -5 बनाना चाहती हूँ तो मैं 8 - 3 पूरे के ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाऊंगी, और जब ये माइनस खुलेगा तो -8 के पास जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा, और -3 के पास जाएगा, मतलब -3 के पास जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 + 3, और अब तुम्हें पता है हाँ -8 + 3 तो -5 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन बड़े नंबर के पास होता है, और हमें अब पता है कि -8 + 3 -5 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, माइनस प्लस के रूल तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -8 + 3, -8 + 3, क्लियर हो गया। थर्ड वे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ और लिख दो, -2 + -3, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, हमें -5 चाहिए तो -2 के पास भी जाएगा, -3 के पास भी जाएगा, तो -2 + -3, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ इजीली, मैंने जब ये लिख दिया तो अब ये तो बस मेरे को कॉपी करना है, 32 की पावर -5 है, तो या तो मैं 32 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर -1, सेकेंड वे क्या होगा, 32 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर 3, थर्ड वे क्या होगा, 32 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर -3, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस ट्रू और फॉल्स का था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट below and find if it's always true, sometimes true or never true. Explain your reasoning. ठीक है, मतलब हमें बताना है या तो कुछ always true होगा, ध्यान से मतलब समझना, always true और क्या है sometimes true, और never true, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो इन तीनों चीजों में से क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, वो कह रहा है कि भाई क्यूब नंबर, कोई भी क्यूब नंबर लूंगा मैं तो हमेशा स्क्वायर नंबर होगा, क्या ये सही है, क्या कोई भी क्यूब नंबर हमेशा स्क्वायर नंबर होता। तो एक बच्चा बोलेगा मैम हाँ होता ही होगा, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, नहीं सॉरी 8 क्यों ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल, रुको सॉरी 64 है जो, ठीक है, वो 4 का क्यूब भी है, क्या कर रही हूँ, 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, तो मतलब क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, मैंने तो एग्जांपल दे दिया। लेकिन भाई अगर मैं बोलूं कि सपोज करो 8 2 का क्यूब है, लेकिन क्या 8 किसी का स्क्वायर है, क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब नंबर क्या पता हो भी सकता है स्क्वायर भी हो, लेकिन क्या पता वो स्क्वायर ना हो, वो सिर्फ एक क्यूब नंबर हो, तो इसका मतलब वो कभी कभी ये स्टेटमेंट कभी कभी सही हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती, तो वो समटाइम्स ट्रू है समटाइम्स फॉल्स भी है।
ठीक है। ऑलवेज ट्रू तब होता है कि भाई हर केस, कोई भी केस उठा लो, हमेशा हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होता है क्या? नहीं। तो ऑलवेज ट्रू तो हो ही नहीं सकता। नेवर ट्रू कब होता? नेवर ट्रू होता जब एक भी केस नहीं होता ऐसा, ठीक है। नेवर ट्रू मतलब हो ही नहीं सकता, कोई भी क्यूब नंबर हो ही नहीं सकता स्क्वायर नंबर हो, ऐसा तो नहीं है। हमने एक एग्जांपल साइड कर लिया, एक एग्जांपल बता दिया, तो इसका मतलब ये कभी कभी ट्रू हो भी सकता है और कभी कभी ट्रू नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने बोला कि ठीक है ये समटाइम्स ट्रू की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पावर्स और ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। वो बोलता है कि अगर मैंने किसी का भी फोर्थ पावर करा, ठीक है, तो वो हमेशा स्क्वायर होगा किसी ना किसी नंबर का। क्या ये सही है? चलो मतलब वो कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे में ना एग्जांपल ले लिया करो, जब तुम एग्जांपल करोगे ना, एग्जांपल्स देखोगे, हाँ मैंने 64 लिखा था, जैसे 8 लिखा था, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, नेवर ट्रू है, क्या है। तो फोर्थ पावर किसी का फोर्थ पावर लिख दो, कोई छोटे नंबर का फोर्थ पावर करना जिसका तुम निकाल सकते हो, जैसे 2 की पावर 4 कर दिया, 1 की पावर 4 मत करना, क्योंकि 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर क्यूब करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 ही आता है, तो 2 का कर लो। तो 2 की पावर 4 करा, अब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 की पावर आ गया 16। अब वो बोल रहा है कि एवरी फोर्थ पावर इज अ स्क्वायर नंबर। तो मैंने देखा हाँ 16 तो होता है स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर होता है ना। और मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई थी कि स्क्वायर नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमें पता ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 की पावर 4 को हमने एक्सपैंड करा था और फिर उसी को 16 लिखा है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर नंबर में हमेशा जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब भी करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ 2 बना सकते हैं, और फिर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो लेफ्ट आउट फील होगा, जो ग्रुप में ना आए, ठीक है। अगर हमारा ग्रुप बन रहा है 2 नंबर्स का, तो हमारा वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे हर ग्रुप मतलब हर डिजिट ग्रुप में आ रहा है, कोई नंबर ऐसा तो नहीं है ना जो 2 टाइम्स नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है जिसमें 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक और ग्रुप आ रहा है जिसमें 2 बार आ रहा है, इसलिए 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट पहले तो मेरा सही हो गया। अगर मैं कोई और नंबर लू, 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व मत करो, बस मुझे ये बताओ क्या इसकी 3 की फोर्थ पावर क्या एक स्क्वायर नंबर है? तुम बस प्राइम फैक्टराइजेशन देख के बता सकते हो। क्या करोगे? ग्रुप करोगे 2 का, 2 के ग्रुप में हो रहा है भाई, कोई नंबर बच रहा है जो ग्रुप में नहीं हो रहा हो, पार्ट जो ग्रुप का पार्ट नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 और ये 3, मतलब यहाँ पे मैं क्या करती थी, 3 लिखती थी, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 का 3 स्क्वायर, और फिर करती थी पावर सेम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब वो 9 स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये भी स्क्वायर नंबर आ रहा है भाई साहब, ये भी स्क्वायर, ये वाला स्टेटमेंट इसमें भी ट्रू बैठ रहा था, इसमें भी ट्रू बैठ रहा है। तो क्या कोई भी ऐसा एग्जांपल है कि ये सब में ट्रू बैठ रहा है? या तो कोई एग्जांपल है जो इसको मतलब वैलिडेट ना करता हो, या फिर कोई एग्जांपल है कि जो ये फॉलो नहीं करता हो, या फिर सारे एग्जांपल्स फॉलो करते हैं? तो इसके लिए जब भी आपने ये देख लिया कि हाँ एग्जांपल्स मैंने कोई भी 2-3 ले लिया और दोनों सारे में ये फॉलो हो रहा है, तो लास्ट स्टेप हमारा हमेशा यही होगा कि हम कोई वेरिएबल से a, x, y, z कोई भी वेरिएबल लो, उसकी पावर करो 4, और अब हम इस पे प्रूफ करेंगे कि अगर कोई भी वेरिएबल पे ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ जाती है तो इसका मतलब मैं दुनिया को कोई भी नंबर ले लूं, क्योंकि वेरिएबल में तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैं दुनिया को कोई भी नंबर ले लूं, वो हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर ये वेरिएबल भी उस स्टेटमेंट को फॉलो करता हो, ठीक है। तो a की पावर 4 जब मैंने करा तो मैं क्या करूंगी, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, किसी की पावर 4 करूंगी तो इसका मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं 2 के। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप बन रहा है। क्या कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है जो इस ग्रुप के बाहर लाई कर रहा हो? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह में a स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसकी जगह में मैं a स्क्वायर लिख सकती हूँ, इस ग्रुप की जगह, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, फिर से विजिट कर लो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है, पावर सेम हो गई, तो क्या मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। पावर सेम होता है तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को इकट्ठे ले आती हूँ और पावर इकट्ठे इन दोनों के माथे पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो क्या मैं a मल्टीप्लाई बाय a को स्क्वायर लिख सकती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर, और उस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब a की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, मेरे को पता था 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। और जब भी मैं किसी पावर को मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करती हूँ, या हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ तो मैं 4 को
a की पावर 4 को a की पावर 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो ये पावर ऑफ पावर में यही होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, जब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 बन जाता है। तो मैं a की पावर 4 को a की पावर 2 का 2 लिख सकती थी, a की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकती थी। तो इसका मतलब एवरी फोर्थ पावर, कोई भी नंबर है a, उसको मैं फोर्थ पावर करूंगी तो वो हमेशा स्क्वायर होगा किसका, a स्क्वायर का, हमेशा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, वो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू होगी, वो इस कैटेगरी में लाए करेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ द नंबर। वो कह रहा है कि भाई मैंने कोई भी फिफ्थ पावर ली, मैंने फिफ्थ पावर ली और मैंने उसको उसके उसी नंबर के थर्ड पावर क्या होता है, क्यूब, थर्ड पावर लिखूं, a की पावर 3 लिखूं या a क्यूब बोलूं, सेम होता है। तो थर्ड पावर से मैंने डिवाइड करा तो हमेशा वो डिविजिबल होगा, और हमेशा डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, मैं मुझे बताऊं, मैं अगर बोलूं 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि जब मैं 25 को 5 से डिवाइड करती हूँ, तो जब भी मैं 25 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 5 और 25, रिमाइंडर आता है 0, और जो कोशेंट होता है, जो हमारा कोशेंट होता है, वो एक नेचुरल नंबर होता है, वो एक पूरा होल नंबर होता है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नंबर होगा जो हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, या फिर होल नंबर होगा। अगर यहाँ पे वो जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे मैं लिखती 1 और इसको लिखती 2, तो 2 0 0 होता, तो यहाँ पे 1 आता, तो यहाँ पे रिमाइंडर पहले तो 0 नहीं होता, और यहाँ पे जो कोशेंट होता वो होल नंबर होता, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब जब भी मैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ और जो मेरा कोशेंट होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ जो डिविडेंड है वो डिविजिबल है हमारे डिवाइजर से, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फिफ्थ पावर हमेशा थर्ड पावर से डिविजिबल है। क्या ये सही है? चलो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, एग्जांपल ले लो पहले तो, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल ले लो, सिंपल सी बात है। क्या लिया मैंने, 2 की पावर 5, और मैंने बोला 2 की पावर 5 क्या डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3 से। तो देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ रहा है। 4 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब हाँ ये तो डिविजिबल है भाई, ठीक है। अगर मैं 3 की पावर 5 भी ले लूं और उसको डिवाइड करूं 3 की पावर 3 से, तो भी 3 की पावर 2 आएगा, जो कि 9 है, वो भी एक नेचुरल नंबर है, तो हाँ ये भी डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपने जो भी एग्जांपल्स लिए वो सही प्रूव हो रहे हो, तो एक लास्ट वैलिडेशन, लास्ट चीज आपको किससे देखनी है, वेरिएबल से देखनी है। आपने अब लिया कोई भी वेरिएबल से, अब x ले लेते हैं, तो x की पावर 5 करी और उसको डिवाइड करा x की पावर 3 से, तो अब क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 - 3 2, तो x स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे था जैसे x, तो यहाँ पे x नेचुरल नंबर था, ऐसा तो था नहीं, 0 था, क्योंकि 0 तो डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता। तो जब x स्क्वायर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर आ रहा है, 3 स्क्वायर आ रहा है, तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। और जब नेचुरल नंबर आ रहा है एज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो हमारा हमेशा डिविजिबल होगा फिफ्थ पावर विद द थर्ड पावर। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ऑलवेज ट्रू के कैटेगरी में आएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। अब वो बोल रहा है कि भाई मैंने एक क्यूब नंबर लिया, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दूसरे क्यूब नंबर से, तो क्या वो एक क्यूब नंबर होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला फोर्थ पार्ट है कि मैंने क्यूब नंबर लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा क्यूब नंबर से, तो क्या जो आंसर आएगा वो भी एक क्यूब नंबर होगा, ये क्वेश्चन है। और मैं बताना है कि वो इन चीजों में से क्या है, ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर ट्रू, ठीक है। अब मैंने कोई एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया तो तुम सीधा वेरिएबल भी ले सकते हो कि हाँ चलो सीधा वेरिएबल से प्रूव कर लेते हैं। वेरिएबल में प्रूव होगा तो मतलब ऑलवेज ट्रू, वेरिएबल में प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं होगा ट्रू। फिर हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि ये समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी पहले एग्जाम्पल 1-2 लिख लेना, फिर देखना कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से ही चलते हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, ठीक है, कोई भी 2 क्यूब नंबर लिया, ये तो जरूरी नहीं है कि सेम हो, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब भी हो सकता है, कुछ सेम के बारे में तो नहीं बोला, नहीं बोला, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब या फिर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, कुछ भी हो सकता है, या फिर 2 क्यूब या फिर 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम लेना है अलग लेना है, क्या है, ठीक है। हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों
का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो एक क्यूब नंबर होगा या नहीं होगा। तो मेरे को बताओ पावर, ये देखते हैं, पावर सेम है यहाँ पे 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ में आ जाएगा और सबका क्यूब हो जाएगा, सबका क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 6 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी पावर सेम है 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 साथ में आ जाएंगे और सबका पावर आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 15 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो क्या ये दोनों केसेस में हमारा आंसर जो है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब है? हाँ, तो मतलब वो क्यूब नंबर है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसमें तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, इसमें पावर्स भी सेम है, इसमें बेस भी सेम है। अगर तुम बोलो कि मेरे को पावर सेम लेकर इसको सॉल्व करना है, पावर सेम वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो पावर सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 × 2 को साथ में लिखो और क्यूब कर दो, तो मतलब ये 4 का क्यूब है। अगर तुम बोलोगे कि मैम इसमें बेस भी सेम है, तो मैं बेस के थ्रू नहीं कर सकता, बेस सेम है तो 2 लिख दूं और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 + 3 लिख दूं, 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो मेरे को बताओ 2 की पावर 6 और 4 की पावर क्यूब क्या अलग है? क्या 2 की पावर 6 आ रहा है एक केस में और एक केस में आ रहा है 4 की पावर क्यूब? तो क्या ये दोनों अलग है? नहीं। अभी मैंने समझाया था 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती थी, कि 4 2 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और क्योंकि 4 के क्यूब था तो 2 स्क्वायर का भी क्यूब था, और ये पावर ऑफ पावर हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6, तो 2 की पावर 6 ही आ गया। तो मतलब तुम कैसे भी सॉल्व करो, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे मेथड सही होने चाहिए, आंसर हमेशा घुमा फिरा कर वहीं पे ही आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि सारे एग्जाम्पल्स में हमारा ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। अब तो सब एग्जाम्पल्स में फॉलो हो रहा है, तो एक लास्ट चेक कर लेते हैं वेरिएबल से, कोई भी वेरिएबल लो, ए ले लेते हैं, ए क्यूब, और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं बी। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों का हमेशा जो आंसर आएगा वो क्यूब नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पावर सेम है, ए मल्टीप्लाई बाय बी को साथ में लिखो, ए मल्टीप्लाई बाय बी को मैं ए बी भी लिख सकती हूँ, बताया था अगर कुछ साइन ना हो वेरिएबल के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन होता है बाय डिफॉल्ट, ए बी का होल क्यूब कर दूं, तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा मेरा आंसर में वो किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा, तो मतलब वो क्यूब नंबर होगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, एंड दैट विल मेक इट एज ऑलवेज ट्रू, हमेशा हमेशा सही होगी, क्योंकि वेरिएबल ने भी उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ कोई भी नंबर ले लो ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगी। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट, फाइनली ये क्वेश्चन खत्म होगा, तब बड़ा क्वेश्चन था ये। लास्ट पार्ट क्या कहता है, Q46, वो कह रहा है कि Q46 जो है वो 4th पावर भी है हमारी और वो 6th पावर भी है हमारी। ठीक है, और कुछ तो नहीं बोला, और Q जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और ये हमारा है 5th पार्ट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? अब मुझे बताओ क्यों प्राइम नंबर है, तो चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये बता रहा है कि कुछ कट नहीं रहा, इन द सेंस आगे समझाती हूँ। लेकिन क्यों प्राइम नंबर है, सपोज 2 है, क्यों 2 है, अब वो बोल रहे 2 की पावर 46 जब मैं करूं तो क्या ये किसी नंबर का, कोई भी नंबर का 4th पावर है या कोई भी नंबर का 6th पावर है? तो मुझे बताओ क्या मैं 2 की पावर 46 को अलग अलग वे में लिख सकती हूँ? पहले तरीके मैंने आपको स्टार्टिंग तो क्लास में सिखाया था, हमारे पास 2 आइडेंटिटीज, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है मेजरली, और भी पड़ी थी, एक तो पावर से, ठीक है, एक बेस से, और एक पावर्स ऑफ पावर्स, ये 3 हमारी मेजर आइडेंटिटीज है। और अगर मेरे को 2 की पावर 46 को किसी और वे में लिखना है तो या तो मैं ये देखती हूँ कि वो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में लिख सकती हूँ, जब मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था शायद कि 46 को मैं 2 + 44 लिख सकती हूँ, तो मैं इसको या तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 44 लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज करा कि बेस सेम वाली चीज। ठीक है, सेकेंडली मैं इसको पावर ऑफ पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं ये देखूंगी कि 46 के फैक्टर्स क्या है। 46 को मैं 2 × 23 लिख सकती हूँ, मैं 43 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे को 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 23, क्योंकि पावर ऑफ पावर क्या कहता है कि इसको मैं खोलूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 46 आएगा, या फिर 2 की पावर 23 की पावर 2, इसको भी मैं खोलूंगी तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 करो या 23 मल्टीप्लाई 2 करो, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि 2 की पावर 2, इसको छोड़ो अभी, इस फॉर्म में नहीं लिखना मुझे पावर ऑफ पावर फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मेरे को पता कि ऐसे लिखने से मेरे को ये पता चल जाएगा कि क्या वो 4th पावर है या क्या वो 6th पावर है कि नहीं। अगर वो 4th पावर होती तो यहाँ पे पावर में कहीं ना कहीं तो 4 आता,
अगर वो 6th पावर होती तो कहीं ना कहीं तो 6 आता ही आता। यहाँ पे वो या तो 23rd पावर होगी किसी नंबर की, या तो यहाँ पे 4 की जैसे 23rd पावर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की 23 पावर्ड है, ठीक है, या फिर 2 के बाद 23 का स्क्वायर है, या तो वो स्क्वायर है किसी नंबर का, या तो वो 23rd पावर है किसी नंबर का, वो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में ही मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में ही गलत प्रूव हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधा वेरिएबल्स के टर्म में प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ कोई भी नंबर हो क्यू, यहाँ पे तो वेरिएबल ही दिया था क्यू 46 है, तो उसको या तो मैं क्यू की पावर 2 की पावर 23 लिख सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्यू की पावर 23 का स्क्वायर ले सकती हूँ। तो ये जो चीज है वो कभी भी 4th पावर नहीं हो सकती, वो कभी भी 6th पावर नहीं हो सकती। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है आई नो, बट इससे ना तुम्हारा हर एक कंसेप्ट जो भी तुमने चैप्टर में पढ़ा है वो रिवाइज हो रहा है, तो ठीक ही है ये, है ना। अगर इसमें एक और क्लास भी लग जाती है तो आई गेस इट विल बी वर्थ इट, है ना, क्योंकि समझ आना चाहिए। हमारा मोटिव जो है वो कंसेप्ट्स को क्लियर करना है रादर देन रशिंग विद द सिलेबस। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आज सिर्फ आई गेस 7th क्वेश्चन तक कर लेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हो ही जाएगा 14th क्वेश्चन तक, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो क्वेश्चन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा, अगर वो 2 की पावर 3 है तो उसको हमें 8 नहीं लिखना, हमें 2 की पावर 3 में ही रहने देना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को, ठीक है। इसके भी मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। और फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। हमारा क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हो जाएगी 8। अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है बच्चे, इसमें गलती करते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, तो -2 प्लस होगा -5 के साथ, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ -2 -5, ये जो प्लस का साइन खुलेगा तो ये -2 -5 होगा, जो कि मेरे को -7 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर -7 होगी आंसर, ठीक है। अब 10 की पावर -7 है आंसर। अब मेरे को बताओ, हाँ 10 की पावर -7 है आंसर, तो यहाँ पे मेरे को पावर नेगेटिव में, अगर मैं चाहूँ, वैसे तो यहाँ पे छोड़ दोगे कोई इश्यू नहीं है, अगर मैं चाहूँ इसको पॉजिटिव पावर में लिखना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते थे, अगर नंबर है न्यूमरेटर में उसको डालना है डिनोमिनेटर में, 10 था तो 1/10 लिख दो, अगर पावर है नेगेटिव में तो उसकी पावर कर दो पॉजिटिव में, -7 था तो +7 लिख दिया। क्लियर हो गया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स हो जाएगी -5 की पावर 7 -4 दैट विल गिव मी 3। अब यहाँ पे 125 मत लिखो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मांगा गया है, अगर तुम लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने ये तो लिखा ही है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट स्टिल अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, यहाँ पे लिखोगे तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ तुम स्मार्ट हो, तुमने क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ा है ना। तो 5 का क्यूब लिख दिया, बस खत्म करो। अब है थर्ड पार्ट, 9 की पावर -7 है, डिवाइड कर रहे हैं हम 9 की पावर 4 से, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, माइनस करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 9 की पावर -7 पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे किससे, 4 से, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, -7 -4 तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का साइन आएगा, तो मतलब -7 -4 -11 होगा, तो 9 की पावर -11। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आ गया आंसर, इसको अगर पॉजिटिव में लिखना हो तो इसको मैं 1/9 की पावर 11 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये पावर्स मैंने समझाया हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे करना है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है 13 की पावर -2 और उसकी पावर -3, है ना, ये हाँ पावर ऑफ पावर का कंसेप्ट आ गया। अब पावर ऑफ पावर में कैसे करते हैं कि जो भी दो पावर्स हमें दी हुई है वो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे, तो 13 की पावर में -2 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, तो 13 की पावर 6 आ जाएगा। अब 13 की पावर 6 को सॉल्व नहीं करना, मैंने पहले बताया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है, m की पावर 5 है,
n की पावर 12 है, ठीक है, और फिर mn की होल पावर 9 है, mn की होल पावर 9। क्लियर है? मैं इसको ऊपर ही सॉल्व कर देती हूँ, बहुत नीचे हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो मेरे को बताओ m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, और मेरे को mn की होल पावर 9 दी हुई है। अब मुझे बताओ अगर 3 की पावर 5 होती है और 2 की पावर 5 होती है, तो मैं इसको 3 इंटू 2 का होल पावर 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर सेम होती है तो दोनों को इकट्ठे लिखा करो नंबर्स को, और उनके ऊपर एक कॉमन पावर लगा दिया करो जो पावर सेम है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 लिख सकती हो। तो क्या मैं अगर इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ? क्या मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हो, इससे ए एंड बी, और उनकी पावर लगी हो n, तो क्या मैं जब इसको खोलूंगी तो ये n पावर इसके पास भी जाएगी और ये n पावर इसके पास भी जाएगी। जैसे इस केस में ये 5 3 की भी थी और ये पावर ऑफ 5 2 का भी था, ठीक है। तो इस पे दोनों का हक है, तो यहाँ पे भी an मल्टीप्लाई बाय bn लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दोनों इक्वल है तो दोनों इंटरचेंजेबल है। सिमिलरली यहाँ पे mn की होल पावर 9 है, तो क्या मैं इस 9 को m के पास लेकर जा सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पे m की पावर 9 लिख सकती हूँ? और क्या ये 9 जो है वो n के पास भी जाएगी? तो क्या ऐसा तो नहीं है ना n अकेले छूट जाएगा, n की पावर ही नहीं लगाएंगे, नहीं, 9 m की भी पावर और n की भी पावर है। तो जब मैं इसको खोलूंगी तो m की पावर 9 और n की पावर भी 9 होगा, जैसे मैंने इसमें खोला था, जैसे मैंने इसमें खोला था। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो? m इन दोनों का, ये दोनों है भाई कि ये दोनों सेम बेस के हैं। हमें पता है कि हमें दो रूल्स पता है मेजरली, पावर ऑफ पावर, 3 रूल्स पता है, पावर ऑफ पावर, बेस सेम, पावर सेम। अब मुझे पता है कि देखो पावर्स तो थोड़े अलग अलग है, पावर्स इन दोनों में सेम है तुम कहोगे, लेकिन इसी को तो तुमने खोला था, इसी को वापस ग्रुप कर यही थोड़ना बनाना है, क्वेश्चन थोड़ना का बनाना है फिर से, है ना। अगर हमने इसको खोला है तो इन दोनों को तो हाथ नहीं लगा सकते, तो पावर सेम का तो वो चलेगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बेस सेम। बेस सेम किस किस का है? m और m का, और n और n का। अगर इन दोनों का बेस सेम है तो क्या बेटा मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकती हूँ? क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकती हूँ और इन दोनों को साथ में लिख सकती हूँ? क्या मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ? हाँ, ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो या 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो, सेम बात है, कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या मैं इसको m मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हो? ऑर्डर चेंज कर दिया, टर्म्स तो वही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 5 प्लस 9 14 होता है। इन दोनों को देखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 12 प्लस 9 क्या होगा? 21 होगा। अब मेरे को ये आंसर मिल गया, ठीक है। और वेरिएबल के केस में अगर मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो अगर मैं उसको ना लिखना चाहूँ तो m की पावर 14 और n की पावर 21 सीधा ऐसे लिख सकती हूँ, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। तो ये वाला समझ आ गया। चलो अब करते हैं 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। चलो अब पढ़ते हैं कि 12 स्क्वायर दिया हुआ है हमें 144, देने की जरूरत थी नहीं, याद है ना हमें 1 to 20, इनफैक्ट 30 तक ट्रिक बताई थी। चलो 12 स्क्वायर है 144, क्लियर। अब हमें बताना है, मैं लिख ही देती हूँ पहले सारे पार्ट्स, 1.2 स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, 0.012 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। क्लियर है? ये 4 पार्ट्स है और हमें गिवन है कि 12 स्क्वायर 144 है। तो क्या यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है 12 स्क्वायर 144, क्या मैं ये सारे पार्ट्स निकाल सकती हूँ? ठीक है। अब 1.2 है, ठीक है। अब 1.2 को मैंने तुम्हें बताया था, 1.2 को मैं 12 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकती हूँ। जितनी डेसिमल डिजिट्स होती है उतनी बार मैं पावर ऑफ 10 से डिवाइड करती हूँ। अगर यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट है तो मैं डिवाइड बाय 10 की पावर 1 करूंगी। अगर यहाँ पे 1.24 होता तो मैं 124 को डिवाइड बाय 10 की पावर 2 करती, क्योंकि यहाँ पे 24 दो डेसिमल डिजिट्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 को मैं 12 डिवाइड बाय 10 लिख सकती हूँ, क्लियर। तो 1.2 का स्क्वायर को मैं 12 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ,
है ना। 1.2 की जगह मैंने ये लिखा। अब 1.2 का स्क्वायर था तो इसका भी पूरे का स्क्वायर होगा, ऐसा थोड़ा ना कि 10 का छोड़ देंगे भाई, 1.2 को पूरे को लिखना है ना, 12 डिवाइड बाय 10 दोनों का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, जब भी दो नंबर्स लिखे हैं और उनके ऊपर पूरा ब्रैकेट बना हुआ है और उनके पास एक कॉमन पावर है, दैट इज 2 है, तो ये जो 2 होगी वो 12 का भी होगा और ये जो 2 है वो 10 का भी होगा, ये दोनों का पावर होगा, सिर्फ एक का पावर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको खोलकर, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था कि ये जो स्क्वायर खोलेगा वो दोनों के पास जाएगा, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? मेरे को नंबर में आंसर चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा, 12 स्क्वायर को मेरे को वैल्यू दी हुई है कि भाई 144 होता है और डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर को मैं 100 लिखूं या फिर 10 स्क्वायर भी रहने दो, तो मुझे पता है जब भी कोई भी नंबर डिवाइड होता है किसी भी पावर ऑफ 10 से तो आता है डेसिमल डिजिट का खेल, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है मतलब 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब डेसिमल प्लेस कहाँ मूव करेगी, अभी यहाँ पे है डेसिमल, ओरिजिनली नंबर के एंड में होता है डेसिमल, पता है। अगर पावर ऑफ 10 से डिवाइड होती है तो किस तरफ मूव करता है, इस साइड मूव करता है, हमारे लेफ्ट साइड मूव करता है। तो एक बार मूव करेगा, दो बार मूव करेगा, क्योंकि पावर क्या थी 2, दो बार लेफ्ट मूव करेगा और हमारा आ जाएगा 1.44। क्लियर हो गया, ये था क्वेश्चन, बस। अब 0.12 है सेम, अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ती हूँ। 0.12 को क्या लिखते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे दो डेसिमल है, 2 की पावर से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, उसकी होल पावर 2 है। अब क्या है, होल पावर है तो मतलब ये 2 जो पावर है वो 12 की भी है, 10 स्क्वायर की भी है, तो इसका मतलब इसको मैं 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान रखना ये 10 स्क्वायर है, ये ऑलरेडी 10 स्क्वायर है, उसको एक और पावर मिली है 2 की, मतलब उसको एक और पावर मिली है 2 की, समझ आई, ठीक है। अब 12 स्क्वायर तो 144 दिया था और अब ये क्या बन गया, ये पावर ऑफ पावर बन गई 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4। अब कोई भी नंबर पावर ऑफ 10 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब डेसिमल का खेला चलेगा, ठीक है। अब है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी डेसिमल डिजिट डिवाइड हो रहा है 10 की पावर से, डेसिमल डिजिट लेफ्ट मूव करेगी, कितनी मूव करेगी डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ 10, 4 पावर है हमारी 10 की, तो मतलब 1 2 3 4 टाइम्स मूव करेगी। अब यहाँ पे 4 मूव करने के लिए कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, नंबर्स की स्टार्टिंग में कितना भी 0 लगा दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पावर आएगी, तो इसका मतलब है 0144 था और यहाँ पे पावर लग गई, यहाँ पे पावर लग गई, तो ये आ जाएगा 0.0144, 0.0144 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 0.12 का स्क्वायर, इसका मतलब है 12, उसकी पावर क्या है, सॉरी उसको किससे डिवाइड करना है, 3 डेसिमल डिजिट, 3 डेसिमल डिजिट मतलब 10 का क्यूब, इसका पूरे का स्क्वायर खोलूंगी तो क्या आएगा 12 स्क्वायर और यहाँ पे 10 क्यूब और उसका स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 144 और यहाँ पे आ जाएगा पावर ऑफ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या आएगा, 144 में मेरे को डेसिमल को 6 डिजिट्स मूव करवाना है लेफ्ट की तरफ, समझ आई। यहाँ पे लिख दूं, मिटा रही हूं, ठीक है। इसका मतलब है 144 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 का मतलब है मैं डेसिमल को 6 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव करवा रही हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब 3 डिजिट्स मिसिंग है तो यहाँ पे 1 2 3 जीरोस लगा दूंगी, तो इसका मतलब 0.00144 और डेसिमल आ गया यहाँ पे लगा दूंगी 0 पॉइंट, तो मतलब 0.000144 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे नहीं लिखना हमें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना हो इसको वापस, तो कैसे लिखूंगी मैं, x इंटू 10 की पावर y सच दैट, वैसे तो नहीं गिवन, तुम ऐसे भी लिखोगे फुल मार्क्स है, लेकिन अगर बोलते कि भाई राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन तो कैसे लिखते हैं, x इंटू 10 की पावर 1 से 9 तक हो सकता है x, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे लगना चाहिए कि जो हमारा x है वो 1 to 9 में वो शॉर्टकट वाले मेथड से फॉलो कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग कट में लॉन्ग वाला मेथड भी साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो देख लो, नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लग सकता डेसिमल क्योंकि हमें 1 से ऊपर चाहिए, यहाँ पे लग सकता है नहीं, 0 पॉइंट आएगा तब भी, यहाँ पे लगा सकते हैं 0.144 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तब भी नहीं क्योंकि 1 से छोटा है, अगर यहाँ पे लगाऊंगी तो 1.44 हो जाएगा, ये मेरे सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को क्योंकि x की वैल्यू 1 से 9 पे होनी चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसको 1.44 लिखना है, ठीक है। लेकिन क्या
मैं इसको डायरेक्टली 1.44 लिख सकती हूँ? क्या मेरे को क्वेश्चन अलाउड है चेंज करना? अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगी क्या मैं? नहीं। अगर मैं इसको 1.44 लिख रही हूँ, इसका मतलब मैंने इसको 1 2 3 4 डेसिमल मैंने आगे मूव करवाया है, तो मतलब मुझे इसको वापस इस तक लाने में 4 डिजिट्स फिर से लेफ्ट मूव कराने पड़ेंगे। 1.44 लिखा है मैंने, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अगर मेरे को 1.44 को वापस इस ये बनाना हो 0.0001444 है ना, तो क्या करूंगी? मेरे को ये डेसिमल डिजिट उठाना है और 1 2 3 4 डिजिट्स लेफ्ट की ओर मूव करवाना है। क्लियर हो गया? तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 करूंगी ताकि ये वापस ये बन जाए। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूंगी? ये आ गया। अब मुझे पता है कि मेरे को x इंटू 10 की पावर y में, ये 10 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में है। जब 10 डिनोमिनेटर में हमें उसको न्यूमरेटर में बनाना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, उसकी पावर अगर वो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव कर देंगे, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मैं लिख दूंगी, डिनोमिनेटर का 10 न्यूमरेटर में 10 तो लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे +4 था, अब मेरे को -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखा है। एंड हेंस ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। समझ आ गया? क्लियर? अब है लास्ट क्वेश्चन, 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? गिवन हमें पता 12 का स्क्वायर क्या है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, या तो सिंपल सा तरीका 120 मल्टीप्लाई 120 लिख दो। अब मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका 0 इसका 0, इसका मतलब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120 तभी आता है ना जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों 12 मैंने इकट्ठे लिख दिया और ये दोनों 10 मैंने इकट्ठे लिख दिए। इसका मतलब 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर है 144, 10 का स्क्वायर है 100, इसका मतलब आएगा 1440। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको तो नॉर्मली माइंड में भी सोल्व कर सकते थे, ये तो इजी पार्ट था। ठीक है, क्लियर? चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके बाद हम करेंगे क्लास खत्म और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? क्या है अगला क्वेश्चन बेटे? मिर्चा मिर्चा मिर्चा। चलो अब है सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। ठीक है, हमें सर्कल करना है नंबर्स दैट आर द सेम। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 10, 18 का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 24। ठीक है, अब हमें सर्कल करना वो वाले जो एब्सोल्युटली, जिनकी वैल्यूज जो होती है वो एब्सोल्युटली सेम है, एकदम हुबरू है, एकदम एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो अब मेरे को बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो सेम है? आप देखकर तो सारी अलग ही लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक कॉमन चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सेम है या क्या अलग है। सबसे बेसिक मेथड ऐसे केसेस में होता है कि भाई सबको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। पीएफएस प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर है, तो ठीक है, ये तो सही है। अगर 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है, अब यहाँ पे 3 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन 6 प्राइम फैक्टर है नहीं, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हें आएगा 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 6 की जगह लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्योंकि 6 की पावर 4 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 4 होगी और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब खोल लो। अब ये 4 2 के पास भी जाएगा और ये 4 3 के पास भी जाएगा, समझाया था? ठीक है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये दोनों का बेस सेम है, सारी प्रॉपर्टीज टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ ओ बेस सेम आ गया, ये लगा दो, ओ पावर ऑफ पावर आ गई, ये लगा दो, ओ कॉमन ब्रैकेट है, खोल दो। समझ आ गई? ठीक है, अब 2 बेस सेम है तो 2 की पावर 4 से एज इट इज लिखो, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 और सेकंड पार्ट भी हमारा आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। तो क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, तो ये दोनों तो भाई इक्वल आ गए। अब देखो बिना खोले तो मैं समझ आ रहा था नहीं, जैसे ही प्राइम फैक्टर्स में कॉमन चीजों में कन्वर्ट करा आ गया समझ कि हाँ भाई ये एक्चुअली में इक्वल थे। अब 6 की पावर 10 वैसे देखकर ही पता चल रहा है इसमें नहीं बनेगा, बट स्टिल देख लेते हैं। 6 को हमने क्या लिखा था 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखो, होल पावर 10। अब ये 10 2 की भी है, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10। अब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
अब क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसको सर्कल क्यों कर रहा है? सर्कल तो उनको करना है ना जिनको जो इक्वल है, यही था क्वेश्चन। हाँ, सर्कल द नंबर्स आर द सेम, तो ये दोनों सर्कल कर रहे थे, ये तो इक्वल है नहीं, तो इसको सर्कल नहीं करते। अब 18 क्या करना है? 18 प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। सो सॉरी, 18 को लिखा था मैंने 2 × 3 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगी 2, इसको मैं 18 को 2 × 3 × 3 लिख सकती हूँ, या फिर 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 18 को लिखा 2 × 3 का स्क्वायर, 18 को लिखा 2 × 3 का स्क्वायर और होल पावर के लगा दी 2, होल पावर के लगा दी 2, और 6 का स्क्वायर को मैंने लिखा 2 × 3 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलूंगी तो ये 2 जाएगा इसके पास 2 का स्क्वायर, और ये 2 जाएगा 3 स्क्वायर के पास, तो मतलब 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ गई? सिमिलरली ये 2 जब खुलेगा तो ये 2 के पास जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और ये फिर से 3 के पास जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर? इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 2 × 2 = 4, ठीक है, पावर ऑफ पावर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे? 2 और 2 को साथ में लाएंगे, क्योंकि बेस सेम है, हमने साथ में लिया, बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 लिखेंगे, 2 + 2 4, और फिर यहाँ पे सिमिलरली 3 3 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 + 2 6। तो क्या ये 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6, क्या ये भी इक्वल हो गया? हाँ, तो भाई हमें ये 3 पार्ट्स मिल गए अभी तक इक्वल। अब लास्ट है 6 की पावर 24, तो 6 को मैंने लिखा था 2 × 3, उसकी होल पावर 24। अब ये 24 2 का भी है और ये 3 का भी है, दोनों का हक है इस पर, तो ये आ जाएगा इससे। क्या ये किसी के इक्वल है? नहीं, तो मतलब ये 3 पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों अलग है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।